नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक मुलाकात हमारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी बात करा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विज्ञान संचारक, पत्रकार, मीडिया शिक्षक तरुण कुमार जैन से। डॉक्टर तरुण कुमार जैन का जीवन निरंतर संघर्ष का पर्याय है। अपने अनेक नवाचारों के माध्यम से विज्ञान संचार के क्षेत्र में पिछले 1-1.5 दशक से आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। देश भर में अनेक स्थानों पर आयोजित सेमिनार संगोष्ठियों में जहां आपकी निरंतर उपस्थिति रहती है, वहीं अनेक राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हो चुके हैं विज्ञान संचार के क्षेत्र में कार्य करने के कारण। और आपका एक महत्वपूर्ण योगदान जो विज्ञान संचार के क्षेत्र में है, वो एक ऐसे समाचार पत्र से है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसकी यात्रा हम आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, लेकिन शायद हमारे देश का पहला एक वो विज्ञान दैनिक समाचार पत्र है जिसमें वो निरंतर काम कर रहे हैं। तरुण जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। यस सर, नमस्ते। अभिनंदन। तरुण जी, विज्ञान संचार के क्षेत्र में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 दशक से मैं उसका प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। तो हमें लगा क्यों नहीं आपकी वो जो पूरी यात्रा है, जिस तरह से निरंतर आप काम कर रहे हैं, उसी को लेकर के आपसे कुछ बातचीत की जाए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके बचपन से आपकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई, आपका पारिवारिक माहौल किस तरह का था और कहाँ कौन से स्कूल में रह करके आपने पढ़ाई की। तो आज जीवन के इस मोड़ पर जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं 4-5 दशक पहले, तो आप किस तरह से अपने बचपन को याद करेंगे? सर, मैं आपको एक चीज तो और क्लियर कर दूं कि 1.5 दशक आपने बोला है, 2.5 दशक हो गए, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं वैज्ञानिक वेरी दृष्टिकोण। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, तो तो 25 दशक की आपकी रोमांचक यात्रा, तो आप किस तरह से अपने उस दौर को देखते हैं, उस शिशु या बालक तरुण के रूप में? बचपन सर मेरा अपना जो गांव है वहां बीता है और उस गांव का नाम है वैर। वो भरतपुर। हमारी तहसील हेडक्वार्टर है सर। और मेरे पिताजी वहाँ शिक्षक थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में। और हमारा जो मूवमेंट है वो उनके ट्रांसफर के साथ ही रहता था। जैसे अगर वो कहीं ट्रांसफर होकर चले गए तो हम वहाँ चले गए, हमारी पूरी फैमिली। और वो जब से मैंने होश संभाला, मैं आप ये मानिए चौथी या 5वीं क्लास में वैर आ गया था। और वैर में स्कूल है, एक बहुत बड़ा किला है। उसी में एक प्राइमरी स्कूल है, उसी में मिडिल स्कूल है, उसी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो पहले मैं प्राइमरी में रहा और उसके बाद मिडिल में आ गया और फिर सीनियर सेकेंडरी में आ गया। उसके बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, वो मौजमाबाद आ गए, फिर जयपुर आ गए और हम लोग भी जयपुर आ गए। तो माणक चौक से मेरी स्कूलिंग हुई है, 12th और 11th-12th, उस समय 11th भी हुआ करती थी। तो माणक चौक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है और फिर उसके बाद अग्रवाल कॉलेज में मैंने बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया। मैं एक चीज़ और यहाँ खास बता देना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है कि सर, जब मैं बीएससी कर रहा था अग्रवाल कॉलेज से, तो उस समय मेरे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। ये एक अच्छा रिकॉर्ड उस समय जी। तो मैंने बना दिया था या बन गया था। और वो मुझे तरुण जी, आपने बीएससी लिया, लेकिन उसके पहले निश्चित रूप से आपने जैसा कहा 100 में से 100, तो आपने अपनी 10th के बाद संभवतः उस समय 10+2 की स्कीम रही होगी, तो उस समय आपने विज्ञान का विषय लिया। हाँ तो सर। विज्ञान के प्रति और गणित के प्रति आपका रुझान किस तरह से हुआ? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण था या बचपन में ही आपकी इन विषयों में रुचि थी? ये सर बचपन से ही रुचि थी और वो रुचि जो बचपन में बनती है, मेरे को ऐसा लगता है कि शिक्षकों के माध्यम से बनती है। हुँ, हुँ। है ना? अगर आपको कोई शिक्षक ऐसे मिल जाते हैं किसी विषय के, तो उसी में आपका रुझान डेवलप होता चला जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हुँ, हुँ। है ना? तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि मेरे विज्ञान के और गणित के शिक्षक अच्छे रहे होंगे, हालाँकि शिक्षक सारे अच्छे ही होते हैं। है ना? तो उन्होंने मेरा रुझान इस तरफ डेवलप करवा दिया। फिर विज्ञान मेले वगैरह इनमें मैंने बहुत भाग लिया, मॉडल्स बनाए, तो विज्ञान में गहरी रुचि होती चली गई। ये रहा बचपन का सीन।
ठीक है, फिर आपने बीएससी किया। बीएससी किया सर। और उस सारा दौर में जो आपका ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई थी, उसमें जैसा हम अक्सर कहते हैं, जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़, जो साहित्यिक, सांस्कृतिक, छात्र राजनीति, ये जो क्षेत्र थे, इनमें आपकी कोई रुचि रही या पूरी तरह से आप पढ़ाई में इन्वॉल्व थे? क्योंकि 100 में नहीं, से 100 नंबर लाना आसान नहीं है। जी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मेरी रुचि जो है हर तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत रही है स्टूडेंट लाइफ में। मैं आपको 1, 2, 3 बताना चाहूँगा यहाँ पर। एक तो ये था कि एनसीसी मैंने ली थी, वहाँ एयर विंग थी, तो मुझे एयर विंग मिली, तो मैंने यहाँ अपने जो सांगानेर एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया है ना? हवाई जहाज़ इन द सेंस कि वो सर ये जो ग्लाइडिंग कराते हैं, है ना? तो उसका बड़ा अनुभव मेरे पास है, और पूरा सांगानेर के ऊपर हम जब हमारे इंस्ट्रक्टर साहब के साथ घूमते थे, तो बड़ा रोमांचक अनुभव हुआ करता था। एक तो एनसीसी हो गया, एयर विंग, और दूसरा अनुभव मेरा एनएसएस का रहा, जिसमें मैंने बहुत अच्छी सेवाएँ दी हैं। मतलब सेवा भावी जो मेरी प्रवृत्ति बनी ना, वो वहाँ से बनी है, एनएसएस से। और सर इसके अलावा ये तीसरा अनुभव मेरा ये रहा वहाँ कॉलेज लाइफ में कि मैंने वो छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। वो अलग बात है कि मैं हार गया, लेकिन मेरी छात्र संघ में भी बहुत रुचि थी। मतलब लीडरशिप क्वालिटी या तो कहें कि डेवलप हो रही थी या हो गई थी या जैसा भी है, लेकिन मैं चुनाव हार गया था। ये ये 3 चीज़ें हैं जो अध्ययन के साथ मैंने वहाँ करी। छात्र राजनीति में जुड़ते समय सर क्या मन में कहीं इस तरह का भाव था आपके कि मुझे राजनीति में जाना है, या मुख्य रूप से अकादमिक क्षेत्र में ही जाने की इच्छा थी? किस तरह का सोच था करियर के प्रति आपके मन में? सर उस समय तक तो बिल्कुल ईमानदारी से बता दूँ कि कोई करियर के बारे में सोच नहीं था। स्टूडेंट लाइफ थी और वही एकदम से लड़कपन था, और जो आज है वही जीवन है। यही सोच रही थी सर। नहीं, जैसे पिताजी आपके शिक्षक थे, तो क्या उनके मन में कोई इस तरह की इच्छा आपको लेके नहीं थी कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने? कहीं इस तरह का कभी प्रेरित करते हो आपको या गाइडेंस मिली हो? हम 2 भाई और मतलब 3 पारिवारिक बहन। और सामाजिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव आपके? मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि हम 2 भाई और 3 बहनें हैं, और मेरी जो बहनें हैं वो तीनों बड़ी हैं मुझसे, हम दोनों से, और मेरा भाई छोटा है। तो मेरे मतलब माता-पिता की इच्छा ये रहती थी कि एक बच्चा इंजीनियर बन जाए और एक डॉक्टर बन जाए, यानी मैं इंजीनियर बन जाऊँ और वो डॉक्टर बन जाए। तो मैंने तो सर कभी पीईटी का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया मैं। बहनों की शादी होती रही, तो ज़िम्मेदारियाँ उस तरह से रही पारिवारिक, कि मैं अपना ये पीईटी का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। और मतलब बीएससी करने के बाद मेरा हायर एजुकेशन में बड़ा लगाव था, तो मैं सोचता था कि हायर एजुकेशन कहीं न कहीं से मैं गेन करूँ और फिर पीएचडी करूँ। उस समय का सपना था जो अब जाके पूरा हुआ है। अब मैंने पीएचडी कर ली है साइंस कम्युनिकेशन में। जी। चलिए, पीएचडी की आपकी यात्रा पर भी बात करेंगे, लेकिन सर ग्रेजुएशन के बाद ये जो आपका पत्रकारिता के प्रति रुझान हुआ, हुँ। उसके तात्कालिक कारण क्या थे? किस तरह से आप इसमें प्रवेश करते हैं और कैसे शुरुआत हुई आपकी पत्रिकाओं के साथ जुड़ाव की? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा सर आपको कि तो मेरा बीएससी 94 में हुआ, फिर 97 में मैंने बीएड कर लिया, और उसके बाद मैं एक प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर हो गया। और जब टीचर हो गया, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ की जो साइंस का वो साइंस क्लब होता है, उसका इंचार्ज बना दिया। तो फिर मेरी एक्टिविटी साइंस की तरफ जो डाइवर्ट हो गई, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करता था। ये चाहता था कि साइंस क्लब के स्टूडेंट्स जो हैं, मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये मेरा ये मतलब उस समय का ये मोटिव हो गया। तो मैंने स्टूडेंट्स को उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की, उनसे नए-नए आइडियाज़ उनसे चर्चा करके निकाले। बच्चे बहुत अच्छे आइडिया देते हैं। तो उनके साथ मैंने चर्चा करके बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ निकाले और बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स करवाए जो नेशनल लेवल तक पहुँचे। और फिर उसी में रुझान मेरा बनता रहा। भारत सरकार के साथ जब मेरा एसोसिएशन हुआ, तो उनकी जयपुर में एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि विज्ञान को और ज़्यादा लोकप्रिय करने के लिए मुहिम चलानी है। तो हम यहाँ इस वर्कशॉप में बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि कोई ना कोई यूनिक आइडिया वो लाएँ और इस विज्ञान को आम जनता तक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर पहुँचाएँ। तो उस समय सर, उस समय के हालात और परिस्थितियाँ मुझे अब तो सर एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि और चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन अगर एक विज्ञान का अखबार भी हो जाए, तो शायद पहुँच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये मैंने सोचा था और मैंने अखबार आपके पे काम। दिल में सीधे अखबार निकालने का ही विचार आया, उसके पहले कोई पत्रकारिता के प्रति आपका जुड़ाव उस रूप में नहीं रहा? हाँ, क्या आप बिल्कुल नहीं अखबार रहा सर।
रहे हो, स्कूल मैगजीन में लिखते रहे हो, बच्चों को अपने विद्यार्थी जो है आपके, उनको लिखने की प्रेरणा दी हो, या इस ये तरह की आपने कोई अच्छा याद दिला दिया सर कि ये जो अखबार मैंने निकाला उससे पहले स्कूल मैगजीन एक हुआ करती थी, उसका भी मुझे इंचार्ज बना दिया गया था। शायद मेरी एक्टिविटीज और ओवर एंथुजियाज्म देखकर मुझे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जिम्मेदारियां दी होंगी। तो मैं स्कूल मैगजीन का भी संपादक रहा। तो स्कूल मैगजीन जब निकाली, 2 4 5 अंक निकाले, हर साल एक निकालते थे हम। तो उसमें ये सारी चीजें लेखन वगैरह की एक मतलब मैं औरों का, बच्चों का और टीचर्स का लेखन भी चेक करता था और अपना लेखन भी करता था, तो उससे एक संपादक वाली फीलिंग मेरे अंदर आ गई होगी शायद। मैं मतलब पत्रकारिता से पहला जुड़ाव स्कूल पत्रिकाओं के माध्यम से आपका होता है। हाँ एक सर। संपादक के रूप में आपने शिक्षक के साथ-साथ अपनी हम्म। पत्रकारिता की यात्रा शुरू की। जैसा बिल्कुल। आपने कहा कि भारत सरकार की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको अपने विद्यालय की ओर से सहभागिता का अवसर मिला, और उसी बिल्कुल। संवाद के बीच में आपके मन में आया कि मैं एक विज्ञान अखबार निकालूँ। ये हम्म। जो योजना थी, वो कैसे साकार हुई? किस तरह से आपने प्रयत्न किया? क्योंकि कल्पना करना बहुत आसान है, उसे धरातल पर लाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये तो वो बिल्कुल जो सही है सर। प्रारंभिक, हाँ, प्रारंभिक प्रयत्नों के बारे में बताइए कुछ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुना हुआ मेरी बात है, मैं इस पे ज़्यादा मतलब कोई ऐसा भरोसा नहीं है मुझे कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने ये विचार दिमाग में लिया, है ना, कि मुझे एक विज्ञान का अखबार निकालना चाहिए ताकि विज्ञान जो है और आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो उसी के दूसरे दिन सर मैंने अखबार में एक न्यूज़ देखी और उसमें लिखा था कि अपने सूचना केंद्र पे अखबारों की प्रदर्शनी लगने वाली है। तो मैं बड़ा उत्साहित हो गया और मैं स्कूल से छुट्टी लेकर वहाँ चला गया और अखबारों की प्रदर्शनी को मैंने देखा, तो वहाँ सारे नियम कानून भी वहाँ लगे हुए थे बोर्ड्स पे कि आप एक अखबार किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो बाकायदा मैंने डायरी में वो नोट्स लिखे, है ना, कि पहले आरएनआई से नंबर लेना है, फिर यहाँ जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी है और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ जो तो मतलब ये है कि शुरुआत में होती है। वो सारे नोट्स लेकर मैंने काम शुरू कर दिया और धीरे 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 कालांतर में ये शुरू हो गया। आपको तो पता ही है सर कि 10 नाम वो मांगते हैं कलेक्टर साहब, है ना, वो कलेक्टर के माध्यम से आरएनआई मांगता है। हाँ, 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 तो हाँ। 10 नाम में मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब सोचा, मंथन किया ना, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज भी मुझे याद है, एप्लीकेशंस वगैरह रखी हुई है मेरे पास, कॉपीज उनकी। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है चौथे नंबर पर था। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो वो चौथे नंबर का नाम मुझे मिला और आज मैं ये सोचता हूँ कि बड़ा यूनिक और अच्छा नाम मिला। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं मिला तो अच्छा हुआ, है ना? इसलिए अपन ये लेकिन कह सकते हैं। तरुण जी, ये जो आपने अखबार शुरू किया, उसकी पीरियडिसिटी क्या थी उस समय? साप्ताहिक शुरू किया, मासिक शुरू किया आपने? ये पाक्षिक शुरू किया सर और आज तक भी पाक्षिक ही चल रहा है वो 25 साल तक, है ना? बीच पाक्षिक में शुरू 2 किया। साल के लिए हमने दैनिक किया था उसको। वो हुँ, भी मैं हुँ। आपको बता देता हूँ घटना। ये हमने 2000 में शुरू किया था पाक्षिक सर, 15 जुलाई को। हुँ, और हुँ। इसका विमोचन जो है वो तत्कालीन मंत्री महोदय थे, जो डीपीआर के उस समय, उन्होंने किया था और ये पाक्षिक रूप से चलता रहा। फिर हुँ, मैंने हुँ। धीरे-धीरे जब मैं मीडिया में आ गया तो मैंने मीडिया की चीज़ों को तलाशना शुरू किया, तो प्रेस क्लब के बारे में मुझे जानकारी मिली और मैं प्रेस क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए गया। तो जो सीनियर्स लोग हैं उन्होंने मुझे प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं दी सर, कारण? कि विज्ञान का अखबार है, चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा और फिर आप पत्रकार नहीं रह पाओगे और ये सारी बातें इस तरह की हुई, उस नेगेटिविटी आई। समय अखबार निकालते हुए कितना समय हुआ था आपको? उस समय मुझे सर 2-3 साल हो गए थे। 2-3 साल। तो ये हाँ। जो आपका शुरुआती दौर है, एक तरफ आपने कहा कि जब हम कोई एक योजना शुरू करते हैं, तो हुँ। लोगों का सहयोग मिलना शुरू होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हतोत्साहित करते हैं, जैसा प्रेस क्लब में आप कह रहे हैं कि आपको किया गया। तो बहुत आपके ज़्यादा। आस-पास, आपके साथ जो शिक्षक साथी होंगे, इवन आपका परिवार, आपके पिताजी ने भी कहा हो शायद, या और आपके मित्रों ने कहा हो, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा हो, "अरे! कहाँ विज्ञान का अखबार निकाल रहा है, इसको कौन पढ़ेगा? कैसे इसका प्रचार करोगे? कहाँ से संसाधन लेके आओगे?" क्योंकि शिक्षक के पुत्र आप थे और शिक्षक ही थे, और अखबार निकालने के लिए धन भी चाहिए और बहुत सारे संसाधन भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो जिस तरह का संघर्ष आपने देखा, कोई उसका रोमांच आपके मन में हो अभी? उत्साह से लेकर हतोत्साह, दोनों तरह की चीज़ें, और फिर आर्थिक स्तर पे?
और फिर कैसे उसको भेजना अपने आप में, देखिए पाक्षिक अखबार निकालना, आपने एक अंक निकाला, दूसरे अंक का समय एकदम सिर पे आ जाता है, उसके एकदम आ लिए जाता सामग्री इकट्ठी करना, उसके लिए टीम तैयार करना, ये सब उसके बारे में कुछ, उस रोमांच के बारे में बताइए आप कि कैसे आपने यात्रा शुरू की, ताकि जो और एक क्षेत्र में इच्छुक हैं वो भी कहीं प्रेरित हो सके आपकी इस यात्रा को देख करके, सुन करके। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि इसमें रोमांच बहुत अधिक था, और रोमांच आज तक चल रहा है वो रोमांच, है ना? ये रहा कि मुझे बहुत सारे नेगेटिव जो मानसिकता के लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ये नहीं चलेगा, बंद कर दो, अच्छे परिवार के आप मेरे को बच्चे लगते हो, और ये कहाँ इस रास्ते में पड़ गए, ये तो बिल्कुल आपको बर्बाद कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, जो भी है। पर मैंने नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मेरे अंदर से ऊर्जा निकलती थी, जो यही निकलती थी कि इसको चलाना है, बल्कि जब तक चलाना है जब तक मेरी सांसें चलती हैं। ये फीलिंग्स मुझे बहुत पहले से ही आ गई थी सर, और मैंने इसको पूरे मनोयोग से चलाने का प्रयास किया। जैसा आप बता रहे हैं, हम एक अंक निकालते थे और वो थकान को मिटाने के लिए सांस भी नहीं ले पाते थे कि दूसरे अंक की तैयारी शुरू हो जाती थी। अच्छा, प्रारंभ में तो हमें ये लगता था कि हमारे ये 4 पेज का अखबार भी, फिर न्यूज़ आइटम कैसे अच्छे-अच्छे हम जो सेलेक्ट करें और कहाँ से लाएँ, कैसे तैयार करवाएँ, उससे कैसे भरें इसको। और आज स्थिति ये है सर, 16 पेज का टैबलॉइड है ये, और हमारे पास न्यूज़ एक्सेस में ही होती है। मतलब एक अंक पूरा बन जाता है, उसके बाद भी कुछ न्यूज़ या आर्टिकल्स हमारे पास बच जाते हैं, जिनको हम अगले अंक या हटा देते हैं, नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो समय के साथ ये प्रैक्टिस ने, मतलब ये अभ्यास ने हमें ये स्थिति तक पहुँचा दिया। तो उस 4 पेज की सामग्री, देखिए अब तो आपका अखबार एस्टेब्लिश हो गया, बहुत लोग भेजने लग गए होंगे सामग्री, और सर साइंस, पत्रकारिता, विज्ञान, संचार, इसको लेकर के जागरूकता भी बहुत बड़ी है, आपके भी प्रयत्न हैं और मित्रों ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत मुश्किल था सामग्री संकलन करना, विज्ञान की कोई अधिकृत बीट नहीं थी, विशेषकर हिंदी अखबारों में, और आपने हिंदी में अपना अखबार शुरू किया था, तो किस तरह से सामग्री करते थे? क्या अंग्रेजी का अनुवाद करते थे? किसी एजेंसी को आपने सब्सक्राइब किया, या अपने विद्यालय में ऐसी टीम तैयार की आपने विद्यार्थियों के माध्यम से, उन्हें कहीं इस तरह का एक ट्रेनिंग दी कि भाई तुम्हारा नाम छपेगा इसमें, कुछ लिखिए? किस तरह से वो तैयारी की, कैसे उन चुनौतियों का आपने सामना किया? एक तो सर, जैसे मैंने आपको बताया, 15 जुलाई सन 2000 में ये अखबार शुरू हुआ, और उसके बाद से आज तक लगातार चल रहा है। पूरे 600 इश्यूज़ इसके हमारे ऑफिस में सुरक्षित रखे हुए हैं 25 वर्षों के, और अब तो उससे आगे भी निकल गए हैं हम। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिविटी आती है तो कैसे आती है। हमने अखबार शुरू किया, 1.5-2 साल इसको चलाते हुए हो गए, और बहुत संघर्ष करना पड़ा, हमें आर्थिक समस्याओं से बहुत जूझना पड़ा। लेकिन आप देखिए कि 2 साल बाद ही हमें ये सूचना मिली कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बन गए हैं, या बन रहे हैं, या बन गए थे 2002 में वो। और वो वैज्ञानिक थे, और हमारा अखबार विज्ञान से रिलेटेड था, विज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो हमने एक बधाई पत्र उनको लिखा कि आप राष्ट्रपति बने हैं, आप वैज्ञानिक हैं, और हम जो विज्ञान संचार का इस तरह से काम कर रहे हैं, और पूरे जो समय तक के 10-5 हमारे इश्यूज थे वो उसके साथ स्टेबल करके हमने उनको भेज दिए राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी आ गई और हमें बुलावा आ गया। वहाँ गए, राष्ट्रपति महोदय से मिले, और उनको हमने सारी बात बताई। तो राष्ट्रपति जी का सबसे पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि आप बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और आपने एक विज्ञान का अखबार निकालने का सोच भी कैसे लिया? अगर आपने सोचा है तो ये बहुत अच्छी बात है, देश को इसकी ज़रूरत भी है। अब आपको आर्थिक स्थितियों की क्या है, परिस्थितियाँ क्या बन रही हैं, ये उन्होंने पूछा। मतलब ये उन्होंने खुद पूछा। तो उनको मैंने बता दिया सर कि अब हमें 2 साल हो गए हैं लगभग, और 48 इश्यू के आसपास हम निकाल चुके हैं, और बिल्कुल कमर टूटने की स्थिति में आ गई है, हम इसको बंद करने का विचार बना रहे हैं। तो उसके बाद से जो परिस्थितियाँ बदली ना सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक योजना थी। हमको उसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था, लेकिन हमें पता लगा कालांतर में, और हमने उसके अंदर अप्लाई किया। और उस एप्लीकेशन पे हमारे वहाँ से जो ग्रांट मिलना शुरू हो गई कि आपका प्रयास अच्छा है, देश हित में है, और इसको बंद नहीं होना चाहिए, आप इसको चलाते रहिए और पैसे हम देंगे। तो ये तो सर चमत्कार जैसा हो गया। नहीं, लेकिन जब आपने राष्ट्रपति जी को ये कहा, तत्कालीन राष्ट्रपति जी को, कि हम ये सब बंद करने की सोच रहे हैं, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी प्रतिक्रिया बहुत एकदम से
मतलब नाराजगी वाली जैसी थी। उन्होंने हम्म, कहा इसे आपको बंद नहीं करना है बल्कि इसको दैनिक तक ले जाना है। पहली मुलाकात में ही उन्होंने दैनिक का कॉन्सेप्ट दे दिया था हमें। और हम्म, बाद में कालांतर में ये चाइना में, अमेरिका में जो दैनिक विज्ञान के अखबार निकल रहे हैं, उनकी कॉपीज भी हमें मिली किसी के माध्यम से। वो भी हमने देखी। चाइना लैंग्वेज हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं उसमें इंग्लिश होता है। वो हम उसके माध्यम से हम समझ गए कि क्या इसमें फ्लेवर जा रहा है। आजकल तो गूगल लेंस वगैरह ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आप चाइनीज़ भी पढ़ सकते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था जब हमें अखबार मिले थे वो। तो उसी समय से दिमाग में ये विचार था कि इसको कभी हम जो है दैनिक विज्ञान समाचार पत्र के रूप में नहीं, चलाएँगे। लेकिन तरुण जी, जब आपने राष्ट्रपति जी के सामने निवेदन किया कि हम बंद करने की सोच रहे हैं, तो ये विचार राष्ट्रपति महोदय के आमंत्रण से पूर्व भी कभी आपके मन में आया उन 2 सालों के बीच में कि इसे बंद कर दें? ये पूर्व में आ चुका था, तभी तो हमने वहाँ उनको निवेदन किया, बताया उनको। तो उस हैंगओवर से कैसे बाहर निकले आप? मतलब जब आर्थिक संघर्ष इतना पड़ा, क्या पिताजी ने मना कर दिया पैसा देने से? क्या आपका वेतन कम पड़ रहा था वो सब संघर्ष करने के लिए? तो वो कैसे पीरियड निकाला आपने? ये सारी बातें थी। और हुँ, हुँ। उसके अलावा ये था कि जो मन में फीलिंग्स आ गई थी ना, क्योंकि उस समय तक लोगों से ये रुझान भी आने लग गए थे, जो पॉजिटिव विचारधारा के लोग थे, उनके विचार ये आने लग गए थे कि बड़ा यूनिक काम करते हो आप, इतना अच्छा काम देखिए, करते हो, उससे प्रोत्साहन मोटिवेशन देना मिलता बंद करना तो बहुत आसान है। जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है उससे आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएँगे 1 साल का, वो नहीं देगा। है। हाँ, बहुत मुश्किल से देगा सर, तो बहुत कभी मुश्किल। परिवार में कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या आपके पिताजी के साथ, मम्मी के साथ या और आपके भाई-बहनों के साथ कि कहाँ पचड़े पड़ गए, अपनी नौकरी करो? मतलब परिवार का सपोर्ट कैसा रहा उस समय आपका? उस समय सर परिवार का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा रहा, और इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बल्कि जब हम लोग बैठ के आपस में जो अपने सब्सक्राइबर्स को अखबार भेजना होता था ना, तो उसको फोल्डिंग करना, टिकट लगाना, ये सब हम काम करते थे मिलके। माताजी भी बहुत सहयोग करती थी मेरी, और ये सारी चीज़ें चलती थी। और फिर वहाँ जाके जो एक डाक का हमें लाइसेंस मिला हुआ तो है, उसके बाद हम उसको डाक में डालने जाते थे। हुँ, और ये हुँ। सारी एक्टिविटीज सब मिलके किया करते थे, इसलिए परिवार का पूरा सपोर्ट रहा हमें। बिल्कुल कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। या उनके मन में ये रहा होगा, उनके मन में शायद मेरे से भी ज़्यादा एंथुसियाज़्म रहा होगा अखबार को लेकर। मेरे मन में तो कम था, क्योंकि मैं देख रहा था ना कि ये चलेगा कैसे, ये मैं महसूस कर रहा था, है ना? और वो दूर से देख रहे थे कि ये एक एक बड़ा मिशन है, अच्छा मिशन है। और दूसरे अखबारों का जो उनके दिमाग में वो विज़न था एक, है ना, कि अखबार इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े लेवल पे चलते हैं, ये सब बातें थी सर। अच्छा तरुण जी, जब आपने अखबार निकालने की कल्पना की, तो आपके मन में क्या उद्देश्य था कि मतलब इस अखबार के माध्यम से आप क्या अल्टीमेटली किस उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे? वो उद्देश्य जो था सर, जितना मैं उस समय मासूम रहा हूँगा, बच्चा रहा हूँगा, उतना ही मासूम वो उद्देश्य भी था। वो ऐसे था कि ये सोच बनी थी कि जैसे और अखबार घर-घर में पहुँच गए हैं, पहुँच जाते हैं, ऐसे ही ये भी एक दिन पहुँच जाएगा घर-घर में, और देश भर में विज्ञान की अलख जगाना शुरू कर देगा। विज्ञान की बातें जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने लगेगा। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अखबार निकाल लिया। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि आर्टिकल 51 ए एच में हमारे संविधान में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। हुँ, हुँ। ये आप देखिए, ये सब ऊपर से होता है सर, ऐसा मेरा एक विश्वास सा बन गया। अच्छा, आपको इस अखबार को निकालते हुए 25 साल से ऊपर का समय हो गया है सर। और अब डिजिटल माध्यम भी आ गए हैं, एआई की दुनिया में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। हुँ। अब जो आपका उद्देश्य आज से 25, 26, 27 साल पहले था, उस वैज्ञानिक चेतना को जागृत करने का, तो आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के युग में क्या लगता है आपको कि कौन-सा माध्यम प्रभावी है? ये अखबार निकालने वाला जो आप एक सतत जिसको कहना चाहिए कि एक आंदोलन आपने बनाने की कोशिश क्या की बल्कि बनाया आपने एक तरह से अपने अखबार के माध्यम से। तो ये डिजिटल माध्यम, प्रिंट मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या-क्या महसूस करते हैं आप अपने इस जो मल्टी डायमेंशनल आपकी यात्रा रही है, कौन-सा माध्यम प्रभावी है और किसके माध्यम से हम सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं? इसमें सर जो मेरा अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि प्रिंट मीडिया का जो एक माहौल है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। हुँ, हालाँकि ये डिजिटल माध्यम जो आए हैं, उन्होंने एकदम से पूरे समाज पे कब्ज़ा जैसा कर लिया है, और वो आसान भी लग रहा है लोगों को। लेकिन
मेरा फिर भी मानना ये है कि प्रिंट माध्यम जो है, उसका जो अपना एक प्रभाव है, वो कभी कम नहीं होगा, उसका महत्व और दिनों-दिन बढ़ता ही रहेगा, है ना? इसलिए ये प्रिंट मीडिया वाला जो काम हम कर रहे हैं, ये बहुत उपयोगी है और देश के लिए ये बहुत अच्छा काम आएगा और काम आ रहा है। बस अब हमें इसकी रीच बढ़ानी है। पहले 25 सालों में हमने ये काम किया सर, जैसा कि मैंने विशेष संपादकीय में लिखा भी था, आपने पढ़ा होगा। उसमें हमने ये काम किया कि हम इसकी पहले क्रेडिबिलिटी बनाएँ। यानी इस अखबार को जो भी पढ़े उसको लगे कि इसमें बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उसको हम अचीव कर चुके अब। अब हमारा जो नेक्स्ट 25 साल का हमने जो प्लान बनाया है, अगले 25 साल का, हालाँकि जो जीवन है वो तो ऊपर वाले की देन है, वो कितना रहता है वो पता नहीं, लेकिन फिर भी योजनाएँ आदमी बनाता है। बिल्कुल। तो जो हमने अगले 25 साल की योजना बनाई है, उसमें ये बनाई है कि इसका अच्छे से एक प्रसार होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम जितना काम करती है वो तो कर चुकी होती है प्रिंट आने के बाद। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल जाए, ये योजना हमने बनाई है। अब इसको हम पहुंचाना चाहेंगे स्कूल-स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, घर-घर में, रिसर्च के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, रिसर्च स्कॉलर्स के पास, वैज्ञानिकों के पास या वैज्ञानिकों की लैबोरेटरीज़ में, इस तरह से बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं और वहाँ तक इसको पहुँचाना चाहते हैं। अब हमारा फ़ोकस इसी बात पर रहेगा। दूसरी एक और बात और है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो हमारी भारत की जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, उनमें भी हम चाहते हैं कि इसका एक-एक छोटा वर्ज़न पहले शुरू कर दिया जाए, उस भाषा के जानकार लोगों की छोटी-छोटी टीम बनाकर अलग-अलग जगहों पर। ये विचार मुझे आया है, जो विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर नकुल पाराशर जी हैं, उन्होंने ये काम किया था, है ना? लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ कि विज्ञान प्रसार को भारत सरकार ने बंद कर दिया, तो वो काम वहीं रुक गया। अब हम चूँकि हमारे पास उनसे भी बड़ा अनुभव एक तरह से है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, तो हम ये उनके उनके साथ मिलके या उस तरह के लोगों के साथ मिलके ऐसा काम करना चाहेंगे कि हर तरह की भाषा में ये 4 पेज का निकालना शुरू करें और धीरे-धीरे जैसा टीम वाइज़, जैसा टीम चाहती है ना, वैसा ही काम होता है सर। तो जैसी-जैसी टीम हमें मिलती चली जाएगी, वैसा-वैसा हम इसका एक्सपेंशन करते चले जाएँगे और सभी भाषाओं में हम काम करना चाहेंगे। तो तरुण जी, आपकी जो सामग्री है, 4 पेज से 16 पेज का अखबार आपने किया है, तो आपके सामग्री का मूल स्वरूप क्या है? किस तरह की सामग्री का प्रकाशन करते हैं? ताकि हमारे जो दर्शक श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो भी कहीं अखबार में लेखक के रूप में जुड़ना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें या पढ़ना भी चाहें, तो क्या कोई वेबसाइट है आपकी? वेबसाइट है तो उसका आप नाम बताएँ और किस तरह की सामग्री, मतलब आप शोधपूर्ण लेख छापते हैं, आप विचारपूर्ण लेख छापते हैं या आप समाचार परक सामग्री ज़्यादा छापते हैं? क्या स्वरूप क्या है आपके उसका? ये सर पूरी तरह एक समाचार पत्र है और समाचार पत्र में जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञान के बहुत सारे उपविषय हैं, जैसे अंतरिक्ष है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल साइंस है या सामान्य विज्ञान है या और बहुत सारे इसके विषय हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो वो सारे विषयों पर हम काम करते हैं, लेकिन विषयों में से हम ऐसी चीज़ें निकालने का प्रयास करते हैं जो आम आदमी के मतलब की हो, है ना? वो मतलब ये बहुत ज़्यादा अगर साइंटिफिक हम इसमें ले जाएँगे तो वो रिसर्च जर्नल जैसा हो जाएगा और रिसर्च जर्नल हम इसको नहीं बनाना चाहते। हम इसको पॉपुलर साइंस में ही रखना चाहते हैं और इसको न्यूज़पेपर की कैटेगरी में ही रखना चाहते हैं। भारत सरकार ने जब हमको सहयोग देना प्रारंभ किया, तो उन्होंने 2 चीज़ों को विशेष रूप से देखा कि एक तो ये अखबार कैटेगरी में चलता है, जो देश में कहीं नहीं है ऐसा उदाहरण, और दूसरा ये हिंदी में चलता है। हिंदी जो है बहुत बड़े स्तर पर बोली जाने वाली एक भाषा है भारत में और उसको हर कोई स्वीकार करने को तैयार है। तो हिंदी में हम इसको बहुत ज़्यादा सरल भाषा में विज्ञान को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि आम आदमी को भी वो समझ में आ जाए। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है सर वैज्ञानिकों की, तो उसमें ये होता है कि अगर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विज्ञान के उपविषय से संबंधित जानकारी क्लिष्ट होती है मान लीजिए, तो हम उन्हीं वैज्ञानिक महोदय से वो जानकारी लेते हैं और उसको सुनते हैं, समझते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं और फिर उस पर इतनी सरल तरीके से लिखते हैं कि आम आदमी को समझ में आ जाए। ये प्रक्रिया होती है हमारी। तो लेकिन तरुण जी, क्या सारी सामग्री आप ही लिख रहे हैं या आपके पास पूरी टीम है लेखकों की जो आपको सहयोग कर रही है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखकों की बहुत बड़ी टीम बन चुकी है अब इतने लंबे समय में और हम सभी लेखकों को लगभग जो जो है उनका मानदेय भी देते हैं जब उनका प्रकाशित हो जाता है तो। और ये मानदेय देना हमने जब से स्टार्ट किया ग्रांट के बाद,
तो हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे लेखक भी मिले जिन्होंने कहा कि आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, यही बहुत है देश में, आप हमें मानदेय भले ही मत भेजा करो, लेकिन हम अपनी जो वैज्ञानिक समझ है उसको लोगों के साथ आपके माध्यम से साझा करना ज़रूर पसंद करेंगे। लेकिन तरुण जी, भ्रांत भ्रांत है या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन प्राय धारणा ये है कि जो ये वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वो मूलतः अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं। हुँ। तो क्या उनके लिए संभव है कि वो हिंदी भाषा में आम आदमी की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री आपको दे पाते हैं, या आपको सामग्री संपादन में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं? सर, ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी में ही ज़्यादा काम होता है विज्ञान का। लेकिन आदमी सारे भारत के वैज्ञानिक सारे भारत के रहने वाले हैं, और जो उत्तर भारत के लोग हैं विशेष रूप से, वो तो हिंदी में ही बात करते हैं ना, हिंदी में ही दिमाग सोचता है उनका। हालाँकि वो अपना जो उनका करियर है उसके हिसाब से इंग्लिश में वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन हिंदी उनके दिमाग में कहीं न कहीं मूल रूप से बसी हुई है। तो हिंदी में अपनी मातृभाषा में ही आदमी जो सोचता है और फिर उसको आगे आगे तक जो है मतलब प्रेषित करता है। तो ओरिजिनली वो हिंदी में ही है, और अगर कहीं इंग्लिश में होता भी है तो हम उनसे हिंदी में समझ लेते हैं सारी बात। बातचीत में हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि हमें तो साउथ इंडियन जो लोग हैं, जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी हिंदी में समझाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती उनको। जब हम, आप देखिए, राष्ट्रपति महोदय से मिले तो उन्होंने हमारी हिंदी को पूरी तरह से समझा, और उन्होंने भी खुद हिंदी बोलने का प्रयास किया सर। और अगर अंग्रेजी भी बोली तो इतनी आसान बोली कि आम आदमी उत्तर भारत का भी उसको अच्छे से समझ जाए, है ना? इसलिए हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम पूरे देश में मैंने कभी महसूस नहीं करी। आपने फिर राष्ट्रपति महोदय का जिक्र किया, कलाम साहब को लेकर के पूरे देश में बच्चे बच्चे में उनके प्रति जो सम्मान का भाव है, मुझे लगता है कि बहुत कम नेताओं को शायद सौभाग्य मिला होगा जिसने इस देश के आम आदमी के दिलों में इतनी गहरी अपनी एक पैठ जमाई हो। कितना समय दिया था उस समय राष्ट्रपति जी ने आपको? ये पहली मुलाकात में तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लगभग 15 मिनट रहे होंगे। उसके बाद एक अच्छी बात और हुई कि राष्ट्रपति महोदय ने जब भी जयपुर यात्रा या राजस्थान यात्रा उनकी हुई ना, हमें इनविटेशन जरूर भेजा सर। ये बड़ी अच्छा, खास बात रही। तो आपको हर तीन बार चार बार मुलाकात हुई? हाँ, 5 या 6 बार मेरी उनसे राष्ट्रपति के कार्यकाल में मुलाकात हुई है। 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है भारत में। और मैं एक बार का इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि वो राजभवन में आने वाले, जयपुर में आने वाले थे। राजभवन में ही राष्ट्रपति महोदय रुकते हैं। तो उन्होंने सूचना भेजी कि इन लोगों से मुझे मिलना है। 2 या 3 या 4-5 जो भी रहे होंगे, वो मुझे उनकी संख्या तो पता नहीं है, लेकिन मेरा नाम उसमें था। तो सर मेरे पास कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन आया। उस समय लैंडलाइन फ़ोन ही हुआ करते थे, आपको मालूम है सर। मोबाइल होते भी होंगे तो हमारे पास नहीं था। तो जैसे ही कलेक्टर साहब के यहाँ से फ़ोन आया तो पूरे परिवार में डर का माहौल हो गया कि अरे! ये कैसे फ़ोन आ सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या कोई ना कोई ऐसा गलत काम हो गया है तुमसे, या कुछ हम मतलब ये फँसने वाले हैं कहीं न कहीं, या मुसीबत आने वाली है। इस तरह की फीलिंग्स पहले आती हैं आम आदमी के मन में। तो फिर जब उनसे बात हुई, एडीएम से फ़ोन करवाया था सर, उस समय का ये प्रोटोकॉल रहा होगा। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके घर आ रहे हैं पास देने। यानी अच्छा। एडीएम साहब की गाड़ी आ रही है, वो पास देने के लिए। कल आपको राष्ट्रपति महोदय से राजभवन में मिलना है 11 बजे। तो सर देखिए उत्साह का क्या स्तर बन गया होगा, ये आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, अखबार निकालने का उत्साह जो है आपका, वो डबल हो गया होगा ये सब सुन करके। बिल्कुल और सर। राष्ट्रपति जी से मुलाकात और उनका आशीर्वाद अपने आप में एक बहुत अद्भुत वो यात्रा है। चलिए, आपने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी क्षमताओं से ये एक, जैसा मैंने कहा कि इस अखबार को आपने एक विज्ञान का आंदोलन बनाया। ये जो आपका लगभग ढाई 3 दशक का अनुभव है इस अखबार को निकालने का, आपको क्या लगता है कि जो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम हैं, हालाँकि जैसा मुझे ध्यान है डीएसटी के साथ अपन ने मिल कर के, आप भी उसमें शायद थे ऐसा ध्यान है मुझे, और देश के अनेक विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी थे। विज्ञान संचार का पाठ्यक्रम अपन ने तैयार किया था, विज्ञान पत्रकारिता, प्रोफेसर मनोज पटेरिया के मार्गदर्शन में वो सारी योजना संपन्न हुई थी। लेकिन अब आपका भी इतना ट्रैवलिंग है, इतना आपका आना-जाना है, क्या लगता है आपको कि विज्ञान संचार के जो प्रश्न पत्र हैं या उसका जो अध्ययन अध्यापन है, विशेषकर एनईपी के दौर में, क्या किस तरह की आवश्यकताएँ और
पाठ्यक्रम होने चाहिए जिससे आप जिस मिशन में लगे हुए हैं उस मिशन को पूरा करने के लिए मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी तैयार हो सके? सर मेरा मानना ये है कि जैसा आपने बताया कि आपने उस समय विश्वविद्यालय में जब आप यहाँ प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो भारत सरकार के साथ मिलकर आपने वो वो जो विज्ञान पत्रकारिता का एक सिलेबस तैयार किया था, करिकुलम जो एक डेवलप किया था, उसमें देश भर की यूनिवर्सिटीज के लोग आए थे, मुझे याद है, और मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश की हर एक यूनिवर्सिटी में जहाँ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म चलता है, वहाँ विज्ञान संचार का एक पेपर ज़रूर होना चाहिए, ऐसी समय की माँग है। अब उसको ऑप्ट कितना लोग करते हैं वो अलग बात है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। और ये हमने देखा है सर, ये हम उम्र के इस दौर में आ गए हैं, आप हमसे भी सीनियर हैं, तो हम ये समझते हैं कि अच्छी चीज़ों को नई पीढ़ी बहुत देर से मतलब ऑप्ट करती है, और उनको तो जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं जिसमें अभी तुरंत आनंद आ रहा है, वो चीज़ जल्दी से उसको स्वीकार कर लेते हैं बच्चे लोग। तो हमें ये करना चाहिए, सरकार के लेवल पे ये होना चाहिए कि विज्ञान संचार का एक पेपर पाठ्यक्रम में ज़रूर रखा जाएगा। आज नहीं तो कल, देर सवेर उसकी जो उपयोगिता है, ज़रूरत है, वो लोगों को महसूस होने लगेगी और उसमें बहुत अच्छी भीड़ होने लगेगी। ये मेरा मानना है। तरुण जी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि विद्यार्थी ऑप्ट करे या ना करे, मुझे लगता है तो अनिवार्य पेपर होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। मतलब विकल्प यदि होगा तो हो सकता है, जैसे हमारे और विषय हैं, क्योंकि विज्ञान संचार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यदि अंधविश्वासों में दुनिया जिएगी तो फिर मुझे लगता है कि बहुत नए संकट खड़े होंगे। आपने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए अखबार के साथ-साथ और भी बहुत नए प्रयोग किए हैं। हाँ, जैसे आपने बहुत जगह कार्यशालाओं का आयोजन किया। राजस्थान स्तर पर भी आपने एक संगठन खड़ा किया। राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञान संचारकों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इस्वा करके, उसके साथ भी आप जुड़े रहे। आपने मोबाइल प्लेनेटोरियम की कल्पना की। आपने विज्ञान रेल के मतलब न जाने कितने प्रयोग किए। तो कुछ वो जिस तरह के आपने नवाचार किए उनके बारे में कुछ बताएँ कि उनमें कैसे जुड़ा हुआ और कैसे आप इतना समय निकाल पाते हैं इस अखबार के प्रकाशन के साथ-साथ, और किस किस तरह की आपकी योजना है, इसके बारे में कुछ आप बताएँ? सर जब मैं जाता था कवरेज के लिए, तो इंडियन साइंस कांग्रेस उस ज़माने में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, जो एक यूनिवर्सिटी में होता था, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, और वहाँ 20 से 25,000 लोग पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मानसिकता के लोग इकट्ठा हुआ करते थे और अपना जो शोध को वो वहाँ प्रेज़ेंट करते थे। अब उसमें नोबेल लॉरिएट्स भी कई आते थे, मतलब भारत सरकार की योजना जयपुर थी। में मुझे पता नहीं तरुण जी आपको ध्यान है कि नहीं है, जयपुर में भी हुआ है ये इंडियन साइंस कांग्रेस। हाँ, हुआ है सर। 1994 में जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो एग्ज़ैक्टली। आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाँ। जी, ये एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करते आए हैं शुरू से। 3 जनवरी तिथि भी इसकी फिक्स है। हाँ सर, 3 जनवरी से 7 जनवरी तक ये आयोजन हुआ करता हाँ, था। और इसका जब मैं कवरेज जाता था मैं करने के लिए, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जगह गया हूँ मैं, देश भर में घूमा हूँ इसके माध्यम से। तो वहाँ पीआईबी एक टीम ले जाती थी, पीआईबी की टीम के साथ मैं जाता था। तो ये मेरे मन में एक विचार आता था कि देश भर में इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है, राजस्थान के हमारी हमारी जो नई पीढ़ी राजस्थान के उभरते हुए लोग हैं, उनको भी एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए शायद। तो मैंने राजस्थान के वैज्ञानिकों के साथ ये चर्चा शुरू करी, और चर्चा शुरू करी तो बहुत अच्छे विचार निकल के आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसकी शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय जो है, वैज्ञानिक समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो सर, उसमें आपस में जो एक विचारधारा की मतलब एक लड़ाई जैसी होती है, या टांग खिंचाई जिसको अपन बिल्कुल देसी भाषा में कह सकते हैं, वो करते रहते हैं आपस में लोग। तो उसके तहत यहाँ विचार कई बार आए ये, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई। इसलिए शुरुआत का आपको इनिशिएट आपको करना पड़ेगा, फिर आपके साथ बहुत लोग जुड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, हमने राजस्थान साइंस कांग्रेस नाम से एक मूवमेंट शुरू किया। उसमें यूजीसी के चेयरमैन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट, और मतलब राज्यपाल महोदय, 3-3 राज्यों के राज्यपाल महोदय भी आए, और बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक आए, और सारी यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति महोदय भी आए। और उनमें जो विज्ञान का रुझान रखने वाले जो टीचर्स थे, डीन ऑफ साइंस थे, या एचओडी थे, वो बहुत सारे पूरे राजस्थान के, पूरे देश भर के लोग उसमें आए, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया।
और उसके अभी तक 9 आयोजन हो चुके हैं, 10वें आयोजन की अब हम तैयारी कर रहे हैं। यानी ये एस्टैब्लिश हो गया एक तरीके से राजस्थान साइंस कांग्रेस का कॉन्सेप्ट, और इसमें बहुत लाखों लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, और हम इसमें और जोड़ना चाहते हैं और फिर इसको पूरा तैयार करके कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक समुदाय को सौंप देना चाहते हैं। ये मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल। क्योंकि मैं क्या-क्या करूँगा सर, मेरा तो ओरिजिनल जो एक आइडिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे ले जाना, दैनिक बनाना। दैनिक 2 साल हम इसको चला भी चुके हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है, और हमारी टीम इतनी अच्छी है कि उन्होंने जो काम किया विज्ञान संचार के लिए, वो पूरे देश में बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ हुआ और उसको बहुत अच्छी शाबाशी मिली। तो हमने एक हाँ, एक हाँ, चीज़ तो बताइए। ये बनाई, राजस्थान साइंस कांग्रेस की स्थापना की, और उसके 9 सेशन अभी तक हो चुके हैं, अब 10वें की तैयारी कर रहे हैं हम। हुँ, हुँ। वो हमेशा कहीं न कहीं यूनिवर्सिटीज़ में या हायर एजुकेशन के संस्थानों में होती है। और इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोसाइटी है, जो उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और उसके माध्यम से हम इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रकाशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ये ग्रांट्स हैं, वो किसी संस्था को मिलती हैं, ना कि इंडिविजुअल। हुँ, हुँ। तो वो हमारी संस्था को ग्रांट्स मिलती हैं, तब हम उसके माध्यम से आगे काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट होता है भारत सरकार का, आपको तो पूरा आइडिया है सर, उसमें एक चीज़ के साथ-साथ दूसरी, तीसरी चीज़ें भी होती हैं, तो हमको उसी प्रोजेक्ट के तहत ये वर्कशॉप्स करने का भी पैसा मिला, और हमने देश की लगभग 58 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, लैबोरेटरीज़ में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक प्रोग्राम किए हैं। 58 की तो लिस्टिंग है मेरे पास, उसमें किस टॉपिक पर कब क्या काम किया। और सर मुझे याद आ रहा है कि आप जब एचओडी थे यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो हमने आपके साथ भी 1-2 प्रोग्राम बड़े लेवल के किए थे। बिल्कुल किए थे। और आप तो वैसे भी क्लास में आए थे, विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए आप आते हाँ रहे। सर, मैं आता था आपके यहाँ भी, मैं जो क्लास बिल्कुल। लेता था विज्ञान संचार हुँ, की। हुँ। अच्छा, ये मोबाइल प्लेनेटोरियम की एक और बात आप कर रहे हैं, उसके पीछे क्या आइडिया है आपका? हुँ, हुँ। ये सर विज्ञान का संचार करना है। अगेन वही कॉन्सेप्ट वही है मूल रूप से, लेकिन उसके तरीके अलग-अलग हैं। तो उसमें क्या था कि भारत सरकार की एक योजना के तहत, मतलब ये मुझे एग्ज़ैक्टली वो सन तो याद नहीं है, लेकिन ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी मनाया गया था। हुँ, हुँ। तो उस ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी में भारत सरकार ने इस तरह के मोबाइल प्लेनेटेरियम कुछ ऐसी संस्थाओं को देने की योजना बनाई थी, हुँ, हुँ। जो ऑलरेडी इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोसाइटी राजस्थान की एक जानी-मानी जो संस्था बन गई थी उस समय तक, तो हमको ये प्रोजेक्ट मिला, और हमने इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से कराया, तो माहौल वहीं से बन गया। शिक्षा मंत्री जी ने हमें एक लेटर दिया, उसके माध्यम से ये कहा कि आप राजस्थान के किसी भी स्कूल में जाएँगे, तो आपको प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी अटेंड करेंगे बाकायदा, और ये जो मोबाइल प्लेनेटेरियम का आप जो शो दिखाते हो, निःशुल्क दिखवाते हो, उसके लिए पूरा असिस्टेंस आपको स्कूल से और जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, वहाँ से मिलेगा। तो हमने सर बहुत बड़ा राजस्थान का एरिया कवर किया, और उसमें जा के हमारी गाड़ी में ही ये डोम रहता था। एक मतलब कॉन्सेप्ट है डोम का, और वो फुला के उसके अंदर 35 से 40 बच्चे एक बार में बैठते थे, और रात का स्काई वॉचिंग जो हम कराते थे मशीन के माध्यम से, वो सारे रात के स्टार्स जो होते हैं, वो उसके अंदर दिखाते थे। हम एक-एक को रिकॉग्नाइज़, पहचान का भी तरीका बताते थे कि आप कौन से तारे को कैसे पहचान सकते हैं। और जो लोग हमारे मोबाइल तारामंडल में से निकल कर जाते थे, वो रात में अपना ओरिजिनल आसमान देखते थे, और हुँ, हुँ। ओरिजिनल आसमान देख कर के दूसरे दिन हमें फीडबैक देने आते थे कि अरे जो आपने बताया था वो कल मुझे वहाँ दिखा, और जो आपने बताया था वो तो इस तरह से 5 स्टेप मैंने गिन के ध्रुव तारे को पहचान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलता था उनसे सर। ये तो और बच्चों उन की बात युवाओं मैंने को बताई। उन युवाओं को देख कर के आपका मन भी बड़ा उत्साहित, प्रफुल्लित होता होगा कि देखिए कितने बच्चे खुश हैं अपने इस यूनिवर्स को समझ करके। हाँ। ये तो निश्चित रूप से, तो अभी ये यात्रा आपकी जारी है या अभी आपने स्थगित कर दिया है इसको? नहीं, ये यात्रा जारी है सर, लेकिन प्रोजेक्ट मोड इसका पूरा हो गया है। अब हमें कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल वगैरह बुलाते हैं, तो कोई पेमेंट का स्पॉन्सर जो कर। मोड है ना, वो दोनों तरफ से हमें जो ये ठीक वहन है। करना पड़ता है कि हमारा कुछ हो जाता है, कुछ उनका हो जाता है। तो इस तरह से हम मिलके इसको चलाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस समय जिस जिले में गए ना, उस जिले के जिला के जो ये कलेक्टर महोदय थे, उन्हीं से हमने इसका फीता कटवाया। तो उन्होंने पहला शो देखा,
तो उन्होंने भी मतलब उनके भी बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के हैं, जिला कलेक्टर्स के भी इस तरह के हमारे पास कमेंट्स हैं कि उन्होंने कहा कि तरुण जी आपने मुझे वो ज़माना याद दिला दिया जब मैं अपने घर की छत पे अपने दादा-दादी के साथ सोता था और वो मुझे तारे बताते थे कि ये वो तारा है, ये ऐसे है, ये ऐसे काम करता है, ऐसे चलता है, ऐसे करता है। तो ये तरुण जी, सारी चीज़ें बड़ा वो दौर ही खत्म हो गया जब आप दादा दादी नाना नानी के साथ छत पे सोते थे। बिल्कुल, अब बिल्कुल तो सर, बंद मैं इसीलिए कमरों में आपको बता रहा हूँ, एसी, वो तो चीज़ें खत्म हो गई पूरी तरह से। हाँ, बंद कमरों में एसी में सोते हैं, ना तारे दिखते हैं ना आकाश दिखता है। और जब ये स्थिति आती है तब तक बच्चे अ, घर से बाहर नहीं निकलते हैं या सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद उनकी नींद उड़ती है। तो प्रकृति का वो कहानियाँ हो गई सारा हैं सर, ये सुनाने लायक कहानियाँ हैं, बच्चों को सुनाते हैं हम, तो कई बार बच्चों को यकीन तक नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी होता था। सही सही बात है, आपने तो बचपन याद दिला दिया ये सब बात करते-करते। सर, अच्छा तरुण जी, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले और सर, सर्वोच्च पुरस्कार विज्ञान सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान संचार के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का। जब आपकी सेवाओं को इतना बड़ा सम्मान मिलता है, तो खुशी होने की तो स्वाभाविक एक वो रहता है। लेकिन वो क्षण जब आप मंच पे पहुँचे होंगे, पुरस्कार में जब आपका नाम लिया, आपके कृतित्व के बारे में जब बता रहे होंगे, तो एक ऐसी अनुभूति होती है, जिसका वर्णन शायद शब्दों में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्हीं क्षणों को यदि आप याद करते हैं, तो किस तरह से याद करना चाहेंगे, जब आपका नाम लिया, मंच से उठ कर के आप स्टेज की ओर जा रहे हैं? मतलब क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो साइंस का ही पुरस्कार था ना जो आपको डीएससी ने दिया था, सबसे बड़ा पुरस्कार है उनका वो, बिल्कुल सर, जो 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष का विज्ञान राशि दिवस, जी, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो उसके बारे में कुछ हाँ, बताएँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस मामले में सर कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राज्य स्तरीय का भी जो सबसे ऊँचा पुरस्कार 15 अगस्त को जो दिया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो मिला है और मुझे राष्ट्रीय स्तर का भी सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान संचार का वो मिला है और राष्ट्रीय स्तर का 2 बार मिला है। हुँ, हुँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक जो पुरस्कार मुझे 2018 में मिला पहली बार, वो तो प्रिंट मीडिया में हिंदी के माध्यम से काम करने के लिए मिला हुँ, और हुँ। वो इतना बड़ा और अच्छा सम्मानीय पुरस्कार है कि उस समय के तत्कालीन मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी और सेक्रेटरी डीएसटी जो थे आशुतोष जी, उन्होंने जो विज्ञान का ही एक ऑडिटोरियम था, विज्ञान का जो डिपार्टमेंट मेहरौली रोड पर वहाँ चलता है भारत सरकार का, उसी के हुँ, रमन ऑडिटोरियम में वो पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था और देश भर के लोग उसमें आए थे और वो पुरस्कार मुझे वहाँ दिया गया था। बड़ा ओवरवेलमिंग था, मैं अपने परिवार के साथ गया था, तो मेरे पिताजी भी उस समय बहुत खुश हुए उसको देखकर कि हमारे बच्चे को इतने जो अच्छे लेवल का एक पुरस्कार मिला है। हुँ, हुँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि उस समय के तत्कालीन मंत्री जो थे, उन्होंने मेरी और उनकी फ़ोटो को अपने जो फ़ेसबुक का जो वॉल होता है, उस पर शेयर किया। तो वो वाह! बहुत दिन तक एक चर्चा में बना रहा और हुँ, वो आज भी स्क्रीनशॉट मेरे उसके रखे हुए हैं, लेकिन कहाँ रखे हुए हैं ये मैं नहीं कह सकता। इतनी चीज़ें हो गई हैं कि पता नहीं कहाँ-कहाँ रखी हुई हैं वो। सही, 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 शुरू में सही तो कह रहे आपको हैं आप। शौक होता है इन चीज़ों को इकट्ठा करने का, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा होने लग जाती हैं कि फिर वो हुँ, हुँ। सँभाल के रखना मुश्किल हो जाता है सर। तो मुझे स्टेट लेवल का भी हाईएस्ट पुरस्कार मिला है विज्ञान संचार के लिए और और देश का राष्ट्रीय स्तर भी का भी हाईएस्ट मिला है। पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय स्तर का भी और 2 लाख रुपए की राशि हुआ करती थी उसमें। अब लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो बंद हो गया है, हो सकता है वापस शुरू हो वो कभी। हुँ, हुँ, और हुँ। इसके अलावा मुझे आईसीआर जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च का जो वो अपने स्थापना दिवस पर एग्रीकल्चर की रिपोर्टिंग के लिए 1 लाख रुपए का अवार्ड देते हैं, वो भी मुझे मिला। और हुँ, मैं हुँ। ये मान के चलता हूँ मेरा क्या काम है, मेरा काम तो ये है कि मुझे अच्छे लोग मिले, आप जैसे लोग मिले, उनसे मैं सीखता चला गया और उसको अपने अखबार में जो लिखता चला गया और ये जर्नी जो आज तक लगातार चल रही है। अभी तक जो लोग मुझे मिले उसमें अच्छे लोग ज़्यादा थे और जो नेगेटिव मानसिकता के लोग थे वो कम थे, है ना? तो मैं नेगेटिव मानसिकता के लोगों की जो बातचीत हुई उनको भुला देता हूँ, हमेशा ही भुला देता हूँ और जो पॉज़िटिविटी है उसको साथ लेके चलता हूँ और कोई मैं ऐसे 1-2 प्रेरणास्पद व्यक्तित्व जो आपकी इस पूरी यात्रा में साथ लगे रहे, जिनसे आप प्रेरित होते रहे और मिलता है ना, एक उत्साह मिलता है अपने को, जब भी कोई समस्या होती है आप उनके पास पहुँचते हैं, आपके कार्यों की वो तारीफ़ करते हैं। यूँ तो बहुत सारे लोग होंगे, आपने राष्ट्रपति से लेकर के बहुत सारे विशिष्ट व्यक्तियों की चर्चा की, लेकिन कुछ पर्दे के पीछे भी होते हैं जो आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो आज के अपने इस अवसर पर उन किन लोगों को आप 2-4 नाम बताएँगे जिनको आप याद करते हैं कि वो आपकी इस यात्रा के एक बिल्कुल बड़े सेनानी या आत्मीय सहयोगी के रूप में रहे?
ये देखिए सर, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का, माताजी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस यात्रा में कहीं रोका नहीं और हम्म, चलने दिया, बल्कि मुझे सपोर्ट ही किया, है ना? मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कहीं दिक्कत आई तो उसको दूर किया समय-समय पर। उसके अलावा दूसरा मैं जो आभार प्रकट करना चाहता हूँ भारत सरकार के तत्कालीन उन वैज्ञानिक अधिकारियों का, जिन्होंने इस बात को समझा ढंग से और बिल्कुल। उसमें आर्थिक सहयोग का प्रोविज़न किया। ये शुरू में थोड़ा कम था, धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। बाद में एक समय ऐसा भी आया कि 15 लोगों की टीम हमने रखी और उन 15 लोगों को ऑनरेरियम देते थे। मतलब सैलरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑनरेरियम ही कहेंगे प्रोजेक्ट में। हम उनको ऑनरेरियम देते थे और बहुत अच्छे से हम काम करते थे मिल-जुल कर, बहुत अच्छा सबका सिस्टम चलता था। हम्म, इसके अलावा में आप जैसे जो मित्र हैं, गुरु हैं, ये शिक्षक हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बहुत ही आप ये गलत रास्ते पर जा रहे हो और ये रास्ता बर्बाद करके छोड़ेगा आपको, ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। हालाँकि दूसरे फ़ील्ड के दूसरे लोगों ने ये बातें कही थी, लेकिन मैंने उनको ज़्यादा तो सर सीरियसली नहीं लिया और मैंने उनको इग्नोर कर दिया हम्म, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको राष्ट्रपति महोदय का तो हमें जो इंस्पिरेशन मिला वो है ही, उसके अलावा एक नाम और लेना चाहता हूँ, विश्व मोहन जी तिवारी। वो बहुत बड़े विज्ञान लेखक रहे हैं और वो सर वायुसेना में बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं, एयर वाइस मार्शल से। हम्म, और उन्होंने विज्ञान शास्त्र की जो बारीकियाँ मुझे बताई हैं, हम्म, उनको मैं आज भी याद करता हूँ। यानी उनका जो एक वो पथ प्रदर्शन रहा ना मेरे लिए, यानी उनके साथ रहने का जो समय रहा, वो बहुत अच्छा रहा। अब वो 95 के आस-पास हैं, अमेरिका में रहते हैं अपने बच्चों के साथ और अब वो विज्ञान संचार का काम, यानी अब तो वो कोई भी काम नहीं करते, रेस्ट में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन मुझे बहुत अच्छा मिला। बाकी जो ऑफ़िशियल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने गाइड किया, वो तो अपनी जगह सब हैं। अच्छा तरुण जी, जैसा आपने कहा कि आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियों के साथ जुड़ाव रहा। एक समय वो भी था जिस प्रेस क्लब में आप गए और आपको सदस्यता से मना कर दिया गया। क्या अब आपको प्रेस क्लब की सदस्यता मिली है, अभी भी बाहर कर रखा है? सर, मुझे सदस्यता मिली है, उसके उससे और एक स्टेप आगे की बात मैं बता दूँ कि मैं वहाँ वहाँ जो हर साल इलेक्शन होते हैं, उनमें मैं सर 4 बार उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी चुना गया। तो वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता था कि वो क्या कैसे वो स्थितियाँ पलटी? फिर आप दोबारा गए या उन्हीं का कॉल आया कि भई आइए हमने गलती की, आपको मेंबर नहीं बनाया? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, ऐसा स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन हालात ऐसे ही बन गए लगभग। ये सदस्यता और चाहिए आपको। हाँ, हुँ, हुँ। और और फिर जब मैं मेंबर बन गया, तो फिर मैंने चुनाव में लड़ा, तो मैं मतलब 1-2 चुनाव हारा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है सर। वो तो लेकिन जीवन मैं का। 4 बार जीता भी हूँ। ये हुँ, ख़ास बात है कि 4 बार जीता हूँ और हर एक मतलब मेरा जो बिरादरी के लोगों ने भी मेरा काम को पसंद किया और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। ये उस समय की तत्कालीन अच्छा परिस्थितियों की तरुण जी, इतने आप व्यस्त रहे, विद्यालय शिक्षा से आपने यात्रा शुरू की और मेरे ख्याल है इस अखबार के कारण आपने शिक्षक की नौकरी भी छोड़ी है। तो फिर जिस तरह से आपने कार्यशालाएँ लगाई और अलग-अलग मंचों पे काम किया, देश भर में आपका भ्रमण रहा, दैनिक अखबार निकाला, इतनी व्यस्तताओं के बीच परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी आप पे निश्चित रूप से। पीएचडी करने का विचार कैसे आया? और किस विषय और किस थीम पर आपने पीएचडी किया? कहाँ से किया? और अपने उस शोध के कुछ संघर्ष हो या उसकी कुछ उपलब्धियाँ, रोमांच, वो हमारे साथ साझा करें। जी सर, मैंने पीएचडी किया है एसीएसआईआर से, जो भारत सरकार की पार्लियामेंट के एक नियम के तहत बनी हुई संस्था है, जो पीएचडी कराती है देश भर में। और उससे पीएचडी करने के लिए आपको पहले किसी न किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला से जुड़ना होता है। तो मैं सीएसआईआर निस्पर से जुड़ा। निस्पर वो संस्थान है जो दिल्ली में है, आप जानते होंगे, विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन वहीं से निकलती है। हुँ, हुँ। बहुत पुरानी लैबोरेटरी है वो, राष्ट्रीय जो प्रयोगशाला है। और मैंने वहाँ जो है अपना दाखिला लिया, मतलब उनका जो एडमिशन टेस्ट वगैरह दिया, सारी प्रक्रियाएँ करी और उसके बाद मैंने विज्ञान संचार में ही पीएचडी किया है। और एक और ख़ास बात मैं बता दूँ, भारत सरकार के ऑर्गेनाइज़ेशन से पीएचडी किया, पूरे 6 साल से ज़्यादा का समय लगा मुझे। और बीच में सर ऐसी स्थितियाँ कई बार बनी कि मैं कहाँ पीएचडी में फँस गया हूँ, मैं छोड़ देता हूँ इसको और मेरे से नहीं हो पाएगा ये। ये मैंने ऐसा कई बार सोचा, लेकिन मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी
और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना ही चाहिए, इसलिए आप पीएचडी तो हर हालत में करो, हम पूरा सहयोग देंगे, और उन्होंने पूरा सहयोग दिया भी। तो मैं अपनी पीएचडी के दौरान लगभग 100 से 150 बार दिल्ली गया हूँ सर। 6 साल में? 100 से 150 बार मैं दिल्ली जाके लेबोरेटरी में मैंने काम किया है, सारे उनके एग्ज़ाम वगैरह पास किए हैं और सारी प्रक्रियाओं से गुज़रा हूँ। और उसके बाद मुझे पीएचडी की डिग्री अभी फरवरी 2025 में ही मिली है, तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ। और ये आपको बता दूँ कि मेरे पिताजी और मेरी धर्मपत्नी दोनों मुझसे ज़्यादा खुश हैं। स्वाभाविक है, वो तो अपनों को देख करके प्रसन्नता स्वाभाविक है। अच्छा तरुण जी, इतना अनुभव आपका रहा, सर कुछ ऐसी हिंदी की पत्रिकाएं आप हमारे श्रोताओं को जो हिंदी में विज्ञान को समझना चाहते हैं सजेस्ट करेंगे, जो उन्हें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और वो अधिकृत पत्रिकाएं हैं? मैं आपको बता दूं, विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर का तो जिक्र अभी हमने किया, जो भारत सरकार की सीएसआईआर जैसी बड़ी एक प्रयोगशाला के माध्यम से निकलती है, निस्पर के माध्यम से। उसके अलावा एक एनआरडीसी संस्थान है, वो भी भारत सरकार का उपक्रम है, वहाँ से आविष्कार निकलती है। और एक सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि विज्ञान संचार में काम करते हो 100 से ज़्यादा वर्ष हो गए, उनकी पत्रिका का नाम विज्ञान है। और एक अभी थोड़े दिन पहले प्रयास शुरू हुआ है, वो है सर विज्ञान 2047। यानी उनकी परिकल्पना ये है कि 2047 में हमारा देश जो है इस तरह से विकसित हो जाएगा। उसको विकसित बनाने के लिए हमारे देश के लोगों को जो है वो कैसी चीज़ें हैं वो जाननी चाहिए, वो उसमें वो प्रकाशित करते हैं। और ये सारी जानकारी मुझे अभी मिली क्योंकि अभी इसी अंक में जो 1 तारीख को हमारा आने वाला है, उसमें उसकी समीक्षा की तरह की एक हमने आर्टिकल प्रकाशित किया है, तो सारी जानकारी हमें उसमें मिली है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वेबसाइट भी बना रखी है आपने? हाँ सर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वेबसाइट भी है, और इसका एक टेलीग्राम पे एक चैनल भी है, और उसका लिंक भी है, जिसके माध्यम से लोग इसको ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं। अभी तक जो मैं देखता हूँ ऑनलाइन का तो एक डेटा भी रहता है ना, तो वो लाखों लोगों की संख्या है, वो जो जिसको जोड़कर हम बनाएं अगर, तो लाखों लोग इसके सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑनलाइन इसको पढ़ रहे हैं। तो वेबसाइट को क्या नाम है वेबसाइट का आपकी? वेबसाइट का नाम तो सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण.com है। ओके, तो जो भी चाहे वहाँ फ्री ऑफ उनका एक्सेस है, फ्री में सारे हाँ, बिल्कुल एक्सेस है सर। उसमें जा सकते हैं। और वो टेलीग्राम पे, क्योंकि मोबाइल में जल्दी से जो टच में रहता है वो टेलीग्राम वाला सिस्टम रहता है, वो भी हमारा लिंक है। तो जो भी हमसे इच्छा प्रकट करता है, हम उनको लिंक भेज देते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं उसको। तो उनको तुरंत जो है उसी दिन 5 बजे के आसपास सुबह-सुबह ये अखबार मिल जाता है, और वो अपनी सुविधा अनुसार पढ़ लेते हैं। अच्छा तरुण जी, ये तो आपने पत्रिकाओं की बात की। दैनिक समाचारों की दृष्टि से, दैनिक समाचार पत्रों की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि उन समाचार पत्रों में जो विज्ञान संबंधी समाचारों का प्रकाशन हो रहा है, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, जब उन अखबारों को आप पढ़ते हैं, तो आपका संतुष्टि या निराशा का स्तर किस तरह का है? देखिए सर, मैं ये तो आपको बताना चाहूँगा ही कि जब मैंने शुरुआत में इस फ़ील्ड में काम शुरू किया था, तो यहाँ के बड़े एस्टेब्लिश जो अखबार हैं, उनके रिपोर्टर्स भी अगर कभी-कभी साइंस देखते थे, तो वो मुझसे संपर्क में रहते थे। और मैं उन वैज्ञानिकों के संपर्क में रहता था जो बड़े एस्टेब्लिश्ड वैज्ञानिक हैं, जो नेशनल लैबोरेटरीज़ में काम करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जो आपको भी अच्छा ऐसा लगेगा, कि जब हमारे यहाँ जयपुर में टनल बनी थी, तो वो टनल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब वो मतलब उसका उद्घाटन ही हुआ था, हमारे जो लीडर्स हैं तत्कालीन, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो अखबारों में वो खबर आना स्वाभाविक थी। तो वो टनल की टेक्नोलॉजी क्या है आखिर, ये लोगों के पास जानकारी नहीं थी। तो वो जानकारी मैंने बहुत सारे लोगों को उपलब्ध कराई, और वो मैंने विश्व मोहन तिवारी जी से, जैसा मैंने बताया एयर वाइस मार्शल महोदय हैं, उनका आलेख हमारे अखबार में बहुत पहले छपा था, टनल टेक्नोलॉजी कैसे होती है। तो वो मैंने उसके माध्यम से उनको बताई, और फिर सारे अखबारों में टनल टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छी सी एक न्यूज़ जो मैंने देखी। और उससे वैज्ञानिक ज्ञान जब हमारे रिपोर्टर्स को मिल जाता है, तो वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी अपने-अपने जो माध्यम से देते हैं। ये मैंने महसूस किया है, और बल्कि उनको ये ज़रूरत रहती है कि वैज्ञानिक ज्ञान उनके पास सटीक और अच्छा और बिल्कुल सही होगा, तो उनके उनके पाठक भी उस चीज़ को पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैं देखता हूँ तरुण जी कि आजकल जो अखबार हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में,
कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान संबंधी जानकारी सरल सहज शब्दों में दी जाए। जैसे उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में भारत का भी मिशन अमेरिका के साथ, नासा के साथ जिस तरह से इसरो ने साथ जोड़ा था, बाकायदा ये अखबार लिख रहे हैं कि ऊपर जब अंतरिक्ष यात्री हैं तो उनका जीवन कैसा होता है, वो कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह के प्रयोग करेंगे, उनका क्या फायदा होगा। तो थोड़ा बहुत रुझान तो मुझे लगता है बढ़ा है। क्या क्या बिल्कुल। लगता है आपको कि आपका जो अनुभव है, हमें अभी कितनी और मेहनत करनी है इस दिशा में आगे जाने के लिए? सर, ये रुझान तो बढ़ा है, लेकिन रुझान के पीछे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि रुझान जब कोई बड़ी घटना होती है या देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर, तो वो तो फ्रंट पेज पे जगह पा जाती है वैज्ञानिक घटना, है ना? जैसा मैं आपको एक याद दिला दूँ, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना नी रिप्लेसमेंट करवाया था। उससे पहले नी रिप्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बम्बई के एक अस्पताल में उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाया और उनकी जब खबर छपी, तो ये ट्रेंड आ गया। अब तो मैं सुन रहा हूँ कि हमारे कई परिचित लोगों के नी रिप्लेसमेंट हो गए हैं और वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, है ना? तो जब कोई वो सेलिब्रिटी या कोई बड़ी घटना होती है, तो वो छपती है। उसके बाद विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं छप पाता है, आम आम जो दैनिक हमारा जो मीडिया है उसमें। तो इसलिए ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है सर, और ये ज़रूरत इतना बड़ा देश है, यानी उसके हिसाब से अभी जो प्रयास हो रहे हैं उसके 10 गुना से ज़्यादा प्रयास भी होने लगे तब भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा देश है हमारा। तो आम इस आदमी तक वो स्थिति बात में पहुँच रही अरुण जी क्या लगता है आपको, एक साइंस कम्युनिकेटर होने के नाते, विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, जब 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं विकसित भारत का, तो विज्ञान की दृष्टि से अगला जो हमारे 2 दशक है, 2047 तक भारतीय आज़ादी की 1 सदी पूरी होने जा रही है। क्या लगता है विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग दुनिया के संदर्भ में कहाँ लगे हो रहे होंगे? क्या महसूस करते हैं आप? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक अपना जो भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान भी है हुँ, हुँ। और एक मॉडर्न साइंस भी है। तो हम और देशों से तो हमेशा विज्ञान के मामले में थोड़ा-सा आगे ही रहेंगे, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम जो सोचते हैं, हमारे धर्म में, हमारे ज्ञान में, हमारे रहन-सहन में, सब जगह विज्ञान का, पहले जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक थे, उनका कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टि से ही लगाव रहा था चीज़ों में, और उनके एक्सप्लेनेशन अब धीरे-धीरे निकल के आ रहे हैं। हालाँकि जो एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर गलत हैं और कमतर सही हैं। तो हमें ये सोशल मीडिया पर उनको पढ़ते समय, देखते समय बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट से हम उस चीज़ को देखें। ये तो फैक्ट, वो जो ये फेक न्यूज़ और वो सारा कांसेप्ट आप इतने लोगों को बता चुके हैं अभी तक। हुँ, हुँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश में विज्ञान संचार जितना हो रहा है, उससे और 100 टाइम्स भी बढ़ा दिया जाए, तो भी हमारा देश इतना बड़ा है कि उसको इसकी ज़रूरत और रहेगी, मतलब इसके अलावा भी रहेगी। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूँ कि जब हमारी रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी बड़ी होती है, तो अगर वो टर्न लेगी तो उसको एक बड़ा गोला घूम के मुड़ना पड़ता है। हुँ, तो हुँ। ऐसे ही हमारा ये देश बहुत बड़ा है और उसमें धीरे-धीरे चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाएगा। एक साथ कर देंगे, एक साथ गाड़ी को मोड़ देंगे तो डिरेल्ड हो जाएगी, पलट जाएगी वो निश्चित रूप से। सबको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आता है। बिल्कुल। इसलिए हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा और धीरे-धीरे ग्रास रूट लेवल तक जाना होगा। एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, और हमारी जो ये प्रयास हैं, इनको कोई एक दिन में या जल्दी से स्वीकार भी नहीं करेगा। धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए वाली कहावत है। धीरे-धीरे चीज़ें एस्टेब्लिश होंगी और वो आगे आगे तक पहुँचेंगी। ये तो स्थापित है कि विज्ञान का ज्ञान सभी के लिए ज़रूरी है। अब कौन कैसे मानता है इसको, ये समय के ऊपर निर्भर है। कोई चरवेती की बात, हम चलते रहें, दुनिया जुड़ती जाएगी और ये देश निरंतर प्रगति करता रहेगा। चलिए बिल्कुल, अंतिम प्रश्न तरुण जी, आपने अगले 25 साल की बात तो की अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, सर। लेकिन अगले 1 दशक के बाद तरुण जैन अपने आप को कहाँ देखेंगे? डॉक्टर तरुण जैन, क्या पत्रकारिता का आपकी यात्रा चलती रहेगी या शिक्षक के रूप में आना चाहेंगे? क्योंकि आप अभी एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं, बिल्कुल। अतिथि वक्ता के रूप में। तो आप स्वयं अपने करियर को आगे 25 साल एक से अधिक समय एक क्षेत्र को देकर के, स्वयं आपको पीएचडी प्राप्त करने के बाद अब क्या लगता है? बताइए भविष्य के बारे में कुछ। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो मूवमेंट है, जो मुहिम है, जो मिशन है, वो तो चलता रहेगा सर। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हायर एजुकेशन में एक ये जो अपना ज्ञान अर्जित किया हुआ है 25-26 साल का,
ये अपनी जो नई पीढ़ी को भी पहुँचाऊँ, तो मैं हायर एजुकेशन की तरफ थोड़ा-सा जो शिफ्ट होना चाहता हूँ और ये मूवमेंट अपना जो चलता रहेगा। तो मैं इसका ऑफ़िशियली इससे नाता भले ही तोड़ लूँगा, वो ज़रूरी होता है, लेकिन मेरा इसको पूरी गाइडेंस ज़रूर रहेगी और ये हम इसको कभी बंद नहीं होने देंगे। जब तक मेरी अपनी साँसें चलती हैं, तब तक तो ये बंद नहीं होने दूँगा सर, और उसके बाद का मैं कुछ कह नहीं वैसे सकता। मुझे लगता है इसको ऐसा नहीं है नाता तोड़ना आप ज़रूरी है, आप शिक्षण में यदि आपको मिल जाता है बेहतर कोई चांस, तो आप इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मुझे लगता नहीं है कोई आपको विरोध होगा, नहीं, विरोध बल्कि के हेल्प भी सेंस में करेगा। मैं मानता हूँ सर कि अगर एक जगह से आर्थिक आपको लाभ ले रहे हैं, तो दूसरी जगह से आपको आर्थिक लाभ ये नहीं कोई लेना चाहिए, आपका वो देखिए संदर्भ में है। व्यवसाय नहीं है, उसमें कोई बहुत उस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। आप वो जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उससे परमिशन लेकर के इस यात्रा को चला सकते हैं। अच्छा, तो ये ये आपने आपका अच्छी इस तरह का जानकारी दे दी, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। लाभ वाला नहीं है कि इससे कोई लाभ हो रहा है। हुँ, आप अल्टीमेटली अपने विद्यार्थियों के लिए, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। सरकार आपको इसमें सहयोग दे रही है, तो वो बिल्कुल। कोई बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है। उसमें यदि आप लिखते हैं अपने एम्प्लॉयर को कि आपके इस काम से विश्वविद्यालय का या जिस भी हायर एजुकेशन में आपको अवसर मिला है, उसके काम पर असर नहीं आएगा। प्राथमिकता के स्तर पर आप उस संस्थान के लिए समर्पित होंगे और जो बचा हुआ समय हमारा है, उसमें हम इसको आगे बढ़ाएँगे। अपनी टीम को आप बढ़ा सकते हैं और जो कुछ अर्निंग है अपनी टीम के मेंबर्स को रेम्यूनरेशन या जिसको मानदेय का, अपने सैलरीज़ का, उस रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं और आगे के लिए संसाधन उस पत्रिका को चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे। हर प्राध्यापक अपना कहीं न कहीं लेखन करते हैं, अखबारों में भेजते हैं और उससे उनको पारिश्रमिक मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है, तो आप इस यात्रा को मुझे नहीं लगता है कि कभी बंद करने की या गाइडेंस के रूप में, क्योंकि ये आपका ब्रेन चाइल्ड है और जिस समर्पित और वात्सल्य भाव से इसको आप सींचेंगे, मुझे लगता है इतना ही ये पौधा पल्लवित, पुष्पित होगा और नई पीढ़ी को कहीं मार्गदर्शन देगा। इसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को, समाज को एक तरह से साइंस के क्षेत्र में लिटरेट करने के लिए काम कर पाएँगे, वैज्ञानिक साक्षर बनाने की दिशा में काम कर पाएँगे। चलिए तरुण जी, आपने इतना समय दिया, हमारे इस मंच पर आकर के बातचीत की। हम हमारे दर्शकों से जो इस कार्यक्रम को देखेंगे या यूट्यूब पे अभी देख भी रहे हों, उनसे हमारा अनुरोध है कि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जो भी उनकी जिज्ञासाएँ हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ना चाहें, पढ़ना चाहिए उनको, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी कोई सुझाव आपके हों, उसमें आप अपनी टिप्पणी लिखें और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस आपकी यात्रा को निरंतर आगे जारी रखते हुए तरुण जी भी उसमें आपको जवाब देंगे, गाइडेंस देंगे। तो ये एक द्विपक्षीय विचार विनिमय का माध्यम बने। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।